गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, सबका स्वागत है। आज फिर हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए क्लास नंबर 32 और जनरल नॉलेज की ये क्लास है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट कल बहुत अच्छा क्वेश्चन का आंसर किया आप लोगों ने, मज़ा आ गया। मतलब आप लोगों के जो क्वेश्चन सही हुए आउट ऑफ 40 मैंने देखे, बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट कर रहे थे 33, 35, तो बहुत इंप्रेसिव था आप लोगों का कल का जवाब। आज भी उसी तरह से आंसर करना है क्योंकि आज का जो हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का और जो इकोनॉमिक्स और पॉलिटी का क्वेश्चन है, ये 40 क्वेश्चन जो कि रोज आपको दिए जाते हैं, ये बहुत ही जो है पैटर्न इसका इजी टू मॉडरेट पैटर्न पे रखा गया है आज का ये सिनारियो। तो इसका आंसर भी आप लोग एटलीस्ट 35 टच जरूर करिएगा। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हम पहुंचा सकें। दोस्तों आपको इसका पीडीएफ दे दिया जाता है टेलीग्राम और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो जरूर ज्वाइन करें हमें वहां पे, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। चलिए हम लेकर चलते हैं उन सभी प्रश्नों पे। उससे पहले क्लास की टाइमिंग जरा नोट कर लीजिएगा कि शाम को 8:30 बजे जो भी मेरे भाई बंधु नए चैनल पर जुड़ रहे हैं उनके लिए ये टाइमिंग बता दी जाती है कि वो टाइम बिल्कुल ही यहाँ पे ना छोड़ें अपना, ठीक है। तो यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को बेल आइकन को दबा के। आज का पहला सवाल देखते हैं जो कि टॉप 40 का पहला क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं। हर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे 3 सेकंड के अंदर दीजिएगा आप लोग, और 3 सेकंड के बाद में इसका आंसर यहाँ पे दे दूंगा। चलिए फटाफट। कांग्रेस के उद्देश्यों के रूप में पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस सत्र में स्वीकार किया गया था? देखिए ये सन 1930 की बात है, नोट कर लीजिएगा। ये सन 1930 की बात है और ये हुआ था लाहौर अधिवेशन में, जहां पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और 1930 में ही इसकी मांग की गई थी, और यहाँ पे सबसे पहले भारत का तिरंगा झंडा भी लहराया गया था लाहौर में। याद रखिएगा आंसर होता है इट्स डी लाहौर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष महात्मा गांधी को पहली बार सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था? क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन और आपसे पूछूंगा यहाँ पे, जिसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। तो ये है दोस्तों आंसर यहाँ पे, इट्स बी 1908 ईस्वी में, ठीक है। और ये पहली बार सत्याग्रह जो हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, ये कमेंट आप लोग कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, जरूर से कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, और जो पहली बार मतलब भारत में नहीं ओवरऑल वर्ल्ड में महात्मा गांधी ने जो पहला सत्याग्रह शुरू किया था वो साउथ अफ्रीका में किया था। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। और भारत में पहली बार ये किया था सत्याग्रह सन 1908 में, पर कहाँ किया था ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। टास्क नंबर 1 है आपका ये, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गांधी जी किस सिद्धांत पर उपकरण के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास करते हैं? तो ये एक सिद्धांत था उनका, एक फॉलो करते थे एक उपकरण को जो कि कहलाता था दोस्तों यहाँ पे इट्स सी ट्रस्टशिप सिद्धांत, यानी कि विश्वास रखते थे वो, किसी के ऊपर भी विश्वास करते थे। तो ये उनका एक उपकरण था, एक तरह से उनके सिद्धांत थे जो कि दूसरों के ऊपर विश्वास की एक सिद्धांत की बात किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिएगा। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने द्वितीय दौर तालिका सम्मेलन में अपना प्रतिनिधित्व किया था। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसमें अपना प्रतिनिधित्व किसने किया था? इन चारों में से आपको आंसर बताना है। देखिए मैं सबके आंसर यहाँ चेक करता हूँ जब आप लोग क्यूज देते हैं, तो आशा करते हैं कि सही आप लोग उत्तर दें। और आउट ऑफ 40, जी हाँ 40 में से एटलीस्ट मुझे आज 35 क्वेश्चन सही होने चाहिए बहुत सारे स्टूडेंट के, ठीक है। और आज दोस्तों आरआरबी जेई का एग्जाम हुआ है, मैंने बताना भूल गया आपको कि आरआरबी जेई का एग्जाम हुआ है, और जितने भी जीके के क्वेश्चन मिले हैं आज के सिनारियो में आप लोग चेक कर लीजिएगा, उठा के पीडीएफ भी देख लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से मैच हुए हैं, तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। अभी तो 2 जून तक एग्ज़ाम चलेगा आरआरबी जेई का, तो उसका जितना भी क्वेश्चन होगा वो हम आपको अलग से करा के जरूर देंगे। चलिए आंसर कीजिएगा 4 का, इट्स सी सरोजनी नायडू, जिन्होंने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का यहाँ पे सम्मेलन में प्रतिनिधित्व किया था। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रिटिश सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से भारत का शासन कब शुरू कर दिया था? आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स डी, नोट कर लीजिएगा। सिपाही विद्रोह के बाद ब्रिटिश काल का शासन सबसे ज्यादा
उपद्रव मचाने लगा था भारत में भारतीयों के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6, अकबरनामा किसने लिखी थी? ये आंसर आपको बताना है। यहाँ पे हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज का ये, तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा दोस्तों। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। ओके, आंसर है दोस्तों अकबरनामा लिखा था अबुल फजल ने। नोट कर लीजिएगा, जिसमें कि अकबर के जितने भी शासनकाल के दौरान उनकी विशेषताएं थी उनका वर्णन किया गया है अकबरनामा में। क्वेश्चन नंबर 7, महाराष्ट्र की अजंता गुफाएं किस धर्म की चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा स्मारक है? तो ये देखिए वहां पे बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा मान है और बौद्ध धर्म की स्मारक ही बनी है अजंता गुफा के पास। ठीक है, तो आंसर होता है यहाँ पे इट्स अ बी, बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कीजिएगा। बुद्ध को ज्ञान और करुणा का महासागर के रूप में सराहना की गई थी। चलिए यहाँ पे आंसर कीजिएगा इसका। 3 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं मैं आपको फिर से, तो यहाँ पे आंसर आपका जल्दी से जल्दी आ जाना चाहिए अब। तो आंसर होता है दोस्तों इट्स अ सी, अमरकोश। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, बुद्ध को ज्ञान और करुणा महासागर के रूप में सराहना की गई थी तो अमर कोश के जरिए। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक अशिक्षित था? इन चारों में से कौन सा जो था पढ़ा लिखा नहीं था? एक ऐसा शासक जो कि मुगल साम्राज्य में पढ़ा लिखा नहीं था, उनका नाम है दोस्तों इट्स अ सी, अकबर। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके CHSL के एग्जाम में भी, आंसर बनता है सी, अकबर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिएगा कि मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था? चलिए ये आंसर आपसे मैं चाहता हूं, 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूं यहां पे आपको। अब आपको आंसर करना है यहां पे इसका कौन सा होगा। 10th का आंसर क्या होगा कि मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान था दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, मलिक मोहम्मद जैसी। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में आपके और ये इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा कि इनमें से क्या महाद्वीपीय मग्न तट की विशेषता नहीं है? चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ये कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे आप ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ चुका है तो भूगोल वाले जितने भी क्वेश्चन हैं ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आंसर होता है यहाँ पे इट्स अ डी। जी हाँ, अच्छी तरह से जो विकसित पनडुब्बी घाटी के क्षेत्र हैं वो महाद्वीपीय मग्न तट की विशेषता को नहीं बताता है। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ये देखिएगा 12वां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कारक धारा की उत्पत्ति और संचलन को प्रभावित करता है? तो ये धारा की उत्पत्ति यानी कि जो फ्लो ऑफ वाटर होता है, करंट होता है, उसका और संचलन प्रभावित करता है। तो आंसर कीजिएगा दोस्तों इट्स अ डी, ऑल ऑफ अबव। यानी कि गुरुत्वाकर्षण, वायुमंडलीय दबाव और आतपन और पानी का लवणता और घनत्व और तट की दिशा और आकार, ये चारों ही इसके धारा को उत्पत्ति और संचलन को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, इनमें से कौन राष्ट्रीय उद्यान की अधिकतम संख्या है? तो आंसर कीजिएगा सबसे ज्यादा इनमें से कहाँ राष्ट्रीय उद्यान की अधिकतम संख्या है? कौन से राज्य में सबसे ज्यादा है राष्ट्रीय उद्यान? आंसर है दोस्तों यहाँ पे नेशनल पार्क सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपका टास्क है बताना है कि कुल कितने हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जरूर कीजिएगा, कितने हैं नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 14, प्रायद्वीपीय पठार की उत्तर पश्चिम सीमा क्या है? तो ऑप्शन 4 है यहाँ पे, अरावली पर्वत श्रृंखला, नीलगिरी की पहाड़ी, सह्याद्री या फिर शिवालिक। तो आंसर यहाँ पे कमेंट कीजिएगा दोस्तों, आपके पास है 3 सेकेंड। तो प्रायद्वीपीय पठार की उत्तर पश्चिम सीमा क्या है? तो आंसर होता है दोस्तों इट्स अरावली पर्वत श्रृंखला। दोस्तों आपको पता होगा कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के कुछ एरियाज में ये फैली हुई पहाड़ियां हैं अरावली पर्वत। और सबसे ऊंची जो पर्वत है, चोटी है इसकी, शिखर है, वो कहाँ है? तो राजस्थान में। ओके, अगला क्वेश्चन, दक्षिण में मालवा पठार की सीमा है। दक्षिण में मालवा पठार की सीमा है दोस्तों इट्स अ सी, विंध्य। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा सोन घाटी, नोट कर लीजिएगा, सोन घाटी के साथ ढलान है? देखिए दर्रे पढ़े होंगे आप लोगों ने, दर्रे, ढलान, ये सारी चीजें और शिखर, चोटी, इन सब के बारे में क्वेश्चन बन रहा है एग्जाम में। RRB JEE के आज के एग्जाम में भी क्वेश्चन एक बना है दर्रे से। ठीक है, वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पर इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा यहाँ पे इट्स अ बी, कैमूर पर्वत। जी हाँ, ये नोट कर लीजिएगा, ये कैमूर पर्वत है
आंसर होता है यहाँ पे बी कैमूर पर्वत। ये सोन घाटी के साथ ढलान पे है। सोन नदी है एक, आपको पता होना चाहिए, और कैमूर एक पर्वत श्रृंखला है, बहुत छोटा है, पठार टाइप का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इनमें से कौन सी नदी विंध्य और सतपुरा पर्वतमाला के बीच बहती है? चलिए, ये इनमें से कौन सी नदी है जो कि विंध्य और सतपुरा के पर्वतमाला के बीच बहती है? आंसर कीजिएगा दोस्तों। आप लोगों का आंसर यहाँ पे जितना आ रहा है वो इंपॉर्टेंट रखता है, ये कितने आंसर आप लोग सही कर रहे हैं। और देखिए, जितने लोग जुड़ रहे हैं चैनल पे ना, वो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन को दबा के। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर देखते हैं। इट्स अ सी, नर्मदा। जी हाँ, नर्मदा नदी है जो कि गुजरात से होते हुए अरब सागर में जाके मिलती है। क्वेश्चन नंबर 18। अरावली पर्वतमाला में सबसे ऊंची चोटी, ये मैंने आपसे अभी पूछ ही दिया है और इसका आंसर कीजिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन आ चुका है, इट्स अ डी, गुरु शिखर श्रृंखला। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, ये पर्वतमाला है गुरु शिखर, जो कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, अभी राजस्थान में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा कि भारत में निम्नलिखित में से एक किस राज्य में सबसे बड़ा अंतर्देशीय खारी आर्द्र भूमि है, जिसे हम लोग कहते हैं लार्जेस्ट इनलैंड सैलिन वेटलैंड। ठीक है, जो कि कहाँ है? ऑप्शन है आपके सामने, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश या गुजरात। चलिए आंसर फटाफट कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे बड़ा अंतर्देशीय खारी आर्द्र भूमि, जिसे हम लोग इनलैंड सैलिन वेटलैंड कहते हैं? तो आंसर होता है दोस्तों इट्स बी, नोट कर लीजिएगा, राजस्थान में ही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि इनमें से नदियों में से एक टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स स्थित है, तो वो कहाँ है? तो देखिए, टिहरी जो है वो पूछा गया है कि कहाँ स्थित है, तो भागीरथी, अलकनंदा, धौलीगंगा या मंदाकिनी के ऊपर। तो टिहरी बांध दोस्तों आपको पता है किसके ऊपर है? भागीरथी नदी यानी कि गंगा को कहते हैं यहाँ पे। अलकनंदा भी एक पर्यायवाची शब्द है गंगा का ही। ठीक है, धौलीगंगा भी जो है वो गंगा का ही पर्यायवाची है, और मंदाकिनी भी गंगा का पर्यायवाची है। तो ये गंगा से निकली हुई नदियां हैं। तो यहाँ पे है टिहरी बांध पे स्थित ये हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? चलिए, अब हम लोग आ चुके हैं दोस्तों इकोनॉमिक्स में, और यहाँ पे इकोनॉमिक्स में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। कल एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। देखिए, कम नहीं आते हैं, अगर कहीं ज्योग्राफी का वेटेज कम किया तो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन सारे के सारे पढ़कर जाइएगा आप लोग। आंसर होता है दोस्तों इट्स ए, वेल्थ कर जिसे कहते हैं हम लोग, वेल्थ टैक्स कहते हैं। ये एक तरह का प्रत्यक्ष कर है इन चारों में। ओके, डायरेक्ट टैक्स कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 22, बिक्री कर किसका उदाहरण है? चलिए, 3 सेकेंड का टाइम है आपके पास, आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट करते रहिएगा। बिक्री कर यानी कि जो सेल्स टैक्स है वो किसका उदाहरण है? तो ये है उदाहरण दोस्तों, इट्स इनडायरेक्ट टैक्स का। ओके, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 23, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? चलिए, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, चलिए फटाफट, शक्तिकांत दास, अशोक लाहिड़ी, अनूप सिंह या एनके सिंह। देखिए, हमारा जो वित्त वर्ष चल रहा है दोस्तों, ये चल रहा है अभी 17वां, और इससे पहले जो इसके वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो थे एनके सिंह। ठीक है, तो ये करंट से क्वेश्चन है थोड़ा सा यहाँ पे, तो इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस कर में, किस टैक्स में कर का प्रभाव और कर का भार यानी कि टैक्स का जो प्रभाव है और कर का जो वेटेज है वो एक ही व्यक्ति पर पड़ता है? तो कौन सा वो टैक्स है? तो नोट कर लीजिएगा, आंसर है इट्स अ कॉरपोरेशन टैक्स, जिसे हम लोग निगम टैक्स कहते हैं, और इस टैक्स से सरकार को सबसे ज़्यादा फायदा होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25, मूल्य वर्धित वैट जिसे कहते हैं हम लोग, वैल्यू एडेड टैक्स को किस वर्ष में भारतीय कराधान प्रणाली में पेश किया गया था? चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा। वैल्यू एडेड टैक्स वाज इंट्रोड्यूस इनटू द इंडियन टैक्सेशन सिस्टम इन ईयर 2005। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, आंसर है बहुत सही। आप लोग के आंसर आ रहे हैं यहाँ पे, और बहुत अच्छे। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग के सारे आंसर सही हो, और आप लोग एक कॉपी कलम लेकर बैठे ताकि वो सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे आप लोग टिक करते रहें कि कितने क्वेश्चन आंसर गलत कर रहे हैं। आप लास्ट में बताइएगा जरूर अपने क्वेश्चन आंसर का गलत और सही। कर जो है वो प्रतिगामी कब हो जाता है, कब कहा जाता है? तो आंसर कीजिएगा यहाँ पे इट्स ए, जब
अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक बोझ पड़ता है, तो मोर बर्डन ऑन द पुअर एज कंपेयर टू द रिच पर्सन। ओके, अगला क्वेश्चन, मूल्य वर्धित किसके बराबर है? द वैल्यू एडेड इज इक्वल टू। चलिए, ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है और आपका आंसर आना चाहिए यहाँ पे फटाफट। 3 सेकंड का चलो टाइम देता हूँ, फिर भी मैं आपको। मूल्य वर्धित किसके बराबर है? तो आंसर कीजिएगा, इट्स अ आउटपुट माइनस इनपुट। ठीक है, आउटपुट माइनस इनपुट के बराबर है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, विजय केलकर, ये देखिए एक समिति अध्यक्ष है। ठीक है, एक समिति भी है विजय केलकर का, एक कम्युनिटी भी बना चुका है। तो विजय केलकर की अध्यक्षता में टास्क फोर्स की सिफारिशें किससे संबंधित थी? व्यापार सुधार से, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध से, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम से, या फिर कर सुधार से? तो आंसर नोट कर लीजिएगा आप लोग यहाँ पे। चलिए, आपको भी टाइम देता हूँ मैं 3 सेकंड का, यहाँ पे आंसर आप भी कमेंट कीजिए। चलिए, बहुत सारे अच्छे यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं आप लोगों के, बहुत अच्छे सही आप लोग के कमेंट आते हैं, तो हम लोग को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो बस एक मोटिवेशन के लिए लाइक छोड़ कर जाइएगा आप लोग यहाँ पे, जितने क्वेश्चन आप लोगों को कराए जा रहे हैं। ओके, आंसर है दोस्तों, इट्स अ डी, टैक्स रिफॉर्म। नोट कर लीजिए, कर सुधार के लिए डॉक्टर विजय केलकर की यहाँ कमेटी भी बनाई गई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, समानांतर अर्थव्यवस्था किस कारण उभरती है? समानांतर अर्थव्यवस्था किस कारण उभरती है? ऑप्शन है, कर की चोरी करने से, कर को टालने से, या कर का अनुपालन करने से, या कर का अनुमान लगाने से। तो दोस्तों आंसर कीजिएगा यहाँ पे, इट्स ए, कर की चोरी करने से समानांतर अर्थव्यवस्था का कारण उभरती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 है कि इनमें से किसने व्यय पर कर का सुझाव दिया था, यानी कि खर्चे पे टैक्स का सुझाव दिया था? तो ऑप्शन है डाल्टन, अमर्त्य सेन, मुस्ग्रेव, या निकोलस कैल्डोर। तो ये तो क्वेश्चन आपको आना चाहिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आज का। ये आंसर है दोस्तों, इट्स अ डी, निकोलस। जी हाँ, निकोलस कैल्डोर ने दिया था कि व्यय पर भी टैक्स का सुझाव। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर कीजिएगा दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है। अब हम आ चुके हैं पॉलिटी के उन सभी प्रश्नों पे जो कि आपके एग्जाम में ये पूछे जा रहे हैं, और आरआरबी जेई में आज बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो कि पॉलिटी से भी पूछे गए थे। दोस्तों, नीचे दी गई निम्नलिखित भाषाओं में से महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा बताइए। तो ऑप्शन है, महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा है मराठी, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, और यहाँ का क्षेत्रीय भाषा भी मराठी है, और इंडिया का नेशनल लैंग्वेज हिंदी ही है अभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 32, आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज, संविधान जो है अनुच्छेद 1 भारत के किस रूप से घोषित किया गया था? तो आंसर है यहाँ पे राज्य संघ। जो आर्टिकल 1 है वो राज्यों के संघ के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो यूनियन ऑफ स्टेट के बारे में आर्टिकल 1 में बात की गई है, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 33, हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? आंसर कीजिएगा, यहाँ पे 3 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। चलिए, इसका आंसर होगा दोस्तों, इट्स अ सी, 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है अभी तक संविधान में। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान के दिल और आत्मा के रूप में कौन सा मौलिक अधिकार कहा जाता है? दिल और आत्मा के रूप में कौन सा मौलिक अधिकार कहा गया है? तो आंसर कीजिएगा, इट्स ए, संवैधानिक उपचार का अधिकार में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 34 भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, आने वाले सिनारियों में आपके क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर कीजिएगा कि पॉलिटिकली राइट डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, राजनीतिक अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो आंसर यहाँ पे समझ के दीजिएगा, थोड़ा सा टीसीएस पैटर्न का ये क्वेश्चन है, तो आंसर आपके आने चाहिए सही। ठीक है, तो आंसर है दोस्तों यहाँ पे इट्स अ बी, जीने का अधिकार। जी हाँ, राइट टू लाइफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 36, शिक्षा विषय किससे संबंधित है? शिक्षा जो टॉपिक है ये किससे संबंधित है? एजुकेशन। तो आंसर कीजिएगा, इट्स अ सी, समवर्ती सूची से संबंधित है ये। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्तियां नहीं की जाती हैं? आंसर देखिए, सोच समझ के दीजिएगा। क्वेश्चन को मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूं कि टीसीएस पैटर्न का क्वेश्चन ऐसा पूछे जाते हैं जहां पे नहीं डाल दिए जाते हैं और आंसर आप लोग हाँ में समझ के कहाँ करके आ जाते हैं। तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा एग्जाम में, ध्यान से पढ़िएगा। आंसर होगा यहाँ पे इट्स अ डी, लोकसभा के अध्यक्ष के, जी हाँ, ये नियुक्तियां नहीं कर सकते हैं।
कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। और यहाँ पे नहीं किया जाता है तो यहाँ पे ऑप्शन आपका गलत होगा, ए। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्तियां नहीं की जाती है, तो लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जाती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाकी ये जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश, नियंत्रक और महालेखा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये सभी राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन 38, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? आंसर कीजिएगा फटाफट। आंसर है दोस्तों यहाँ पे इट्स बी 11। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है, मौलिक कर्तव्य, माफ कीजिएगा, मौलिक कर्तव्य 11 हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? तो राष्ट्रपति भवन डिजाइन किया गया था दोस्तों एडविन लुटियंस के द्वारा। नोट कर लीजिएगा, एडविन लुटियंस के द्वारा ये डिजाइन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से राष्ट्रपति को किस एक अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान है? तो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान राष्ट्रपति को ही है, ये तो पता हो गया, पर वो आर्टिकल किसके तहत आता है? तो ऑप्शन आपके सामने है, 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं आपको, और यहाँ पे ये आखिरी क्वेश्चन है, आपको आंसर करना है नीचे कमेंट बॉक्स में इसके। तो आंसर होता है दोस्तों इट्स ए 352 जो है आर्टिकल, इसके तहत राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्र में आपातकाल घोषणा कर सकता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस के जितने क्वेश्चन हैं वो अगर पसंद आए होंगे तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा उन छात्रों तक जहाँ पे वो छात्र अपने पढ़ाई को लेकर दूर दराज के गांव में बैठ के तैयारी कर रहे हैं। वो अपने ग्रुप्स में शेयर करें, अपने फेसबुक पे शेयर करें, कहीं भी करें, पर उन तक ये पहुँचाएं। और अगर पसंद आया है वीडियो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। और कल मिलते हैं 8:30 बजे की क्लास में, जो कि जीके से ही रिलेटेड होगा, और सारे के सारे प्रश्न रोज़ शाम को 8:30 बजे आप लोगों को मिलेंगे। टॉप 40, जी हाँ, ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और जिनका भी कल एग्जाम है आरआरबी जेई का, उनको ऑल द बेस्ट है। क्वेश्चन सारे देख के जाइए, पीडीएफ भी आपको दे दिया जाता है, तो एक भी दिन मिस मत कीजिए क्योंकि समय अब कम है। एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम जून में ही हो जाएगा, तो तैयारी में लगे रहें। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना आप लोग सभी। चलिए आप लोग आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा, कितना 40 में कितना सही किया आपने, ठीक है। चलिए देख रहा हूँ मैं सभी के आंसर यहाँ पे कितने सही हो रहे हैं, बहुत सही है आप लोगों के। चलिए।